नमस्कार मित्रों। मैं अमेरिका से यहाँ आज समझो कि -12-13 डिग्री सेंटीग्रेड और रात को तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट -18-19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। चलो मैं यहाँ आज की परिस्थिति बाहर की बताता हूँ। आप देख सकते हो ये बाहर का आज का नज़ारा। वो 23, 24, 25 तारीख जो स्नो पड़ा था, अभी तक कैसी हालत है आप देख सकते हो। ऐसा नज़ारा शायद मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। मित्रों, मैंने ये नज़ारा आपको इसलिए बताया कि इस परिस्थिति में लोग यहाँ इस देश में, शायद कनाडा, ये सभी, न्यूयॉर्क, ये पूरा का पूरा कितने देशों में इन परिस्थितियों में जी रहे होंगे। चलो एक गुजराती में आर्टिकल्स पढ़ा मैंने, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जो हम भारत में लोग रहते हैं, युवाधन है, 1947 के बाद जन्मे हैं, शायद वो मैंने जो आर्टिकल्स गुजराती था उसमें हिंदी में अनुवादित किया। मैंने सोचा कि बढ़िया आर्टिकल्स आप तक पहुँचाऊँ। देश प्रेम, देशभक्ति की ये बात है, सच्चाई जानने की बात है। जो आपको गुमराह किया जा रहा है कि गलत किया गांधी, सरदार नेहरू ने, इन लोगों के लिए जानने की ज़रूरत है कि ये 1947 के भारत के विभाजन और रियासतों के एकीकरण पर आधारित एक जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा कि भारत का विभाजन और अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ, वो आसान चीज़ नहीं थी। दैट वॉज द इम्पॉसिबल थिंग्स मेड, अशक्य वस्तु को शक्य करके दिखाया, वो ताकत थी इन लोगों की, आज़ादी के लड़वैयों की। तो 1947 की एक अनकही गाथा। अगस्त 1947 में दिल्ली के एक बंद कमरे में एक अंग्रेज अधिकारी, सर सिरिल रैडक्लिफ, शायद नाम भी आपने नहीं सुना होगा, भारत के नक्शे पर रेखाएं खींच रहे थे। उनके हाथ में एक पेंसिल थी और सामने आबादी के आंकड़े रखे थे। यह वही व्यक्ति थे जो कुछ ही दिनों पहले पहली बार भारत आए थे और जिनके पास देश की भौगोलिक या सामाजिक परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं था। आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है, जो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आपको जानना चाहिए। उन्हें पता भी नहीं था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ है। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा। उसी एक पेंसिल से खींची गई रेखाओं ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल डाली। विभाजन की करुणांतिका 15 अगस्त 1947 की तारीख तय हो गई थी, परंतु सीमा कहाँ होगी यह किसी को मालूम नहीं थी। रेडक्लिफ के पास अपना काम पूरा करने के लिए केवल 5 सप्ताह का समय था। जब 17 अगस्त को सीमा रेखा घोषित की गई तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो गया। पंजाब में भयावह हालात उत्पन्न हो गए। लाखों लोग अपना घर छोड़कर ऐसे देश की ओर जा रहे थे जिन्होंने कभी देखा भी नहीं था। ट्रेनें लाशों से भरी आ रही थी, जिन्हें लोग घोस्ट ट्रेन कहते थे, और एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन की खून खराबे वाली सच्चाई थी।
जब पंजाब जल रहा था तब बंगाल में भी हिंसा फूट पड़ने का डर था और कलकत्ता में शांति बनाए रखने के लिए माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया। गांधी जी कलकत्ता के हैदरी हाउस में रुककर अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गए। जो काम 55,000 सैनिकों की बाउंड्री फोर्स पंजाब में नहीं कर सकी, वह काम गांधी जी ने बंगाल में अकेले कर दिखाया। उनके उपवास का असर ऐसा हुआ कि उपद्रव करने वाले गुंडों ने हथियार नीचे रख दिए और कलकत्ता शांत हो गया। अब दूसरी चुनौती सबसे बड़ी थी, वो 565 रियासतों की चुनौती थी और विभाजन के साथ भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती 565 देशी रियासतों की थी। अलग अलग राजा, अलग जाति, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग परिवेश, अलग कल्चर, उसके बीच एक काम करना था। अगर ये रियासतें भारत से नहीं जुड़ती तो आज भारत का नक्शा स्विस चीज की तरह होता जिसमें सैकड़ों छेद होते हैं। यह बड़ा कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने पूरा किया। उन्होंने साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे क्योंकि जिन्ना ने उन्हें एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिया था कि वे जो भी शर्तें लिखेंगे वही मंजूर होगी। हालांकि सरदार पटेल और माउंटबेटन ने उन्हें समझाया। आखिरकार महाराजा मान तो गए, पर गुस्से में उन्होंने वीपी मेनन पर पिस्तौल तान दी थी। और दूसरा था जूनागढ़ की स्थिति अजीब थी। वहाँ का नवाब मुस्लिम था पर 82% आबादी हिंदू थी। नवाब को कुत्तों का बहुत शौक था। उनके दीवान ने उन्हें डराया कि भारत सरकार उनके कुत्तों को मरवा देगी, इसलिए नवाब ने पाकिस्तान से जुड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि सरदार पटेल ने सेना भेजकर जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लिया और नवाब कराची भाग गए और बाद में जनमत संग्रह PLEBISCITE प्लेबिसाइट के द्वारा जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ, जिसमें 91% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। और कश्मीर का संघर्ष सबसे बड़ा जटिल समस्या कश्मीर की थी। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। जो आज बात करते हैं कश्मीर के बारे में गलत फहमियाँ जो आज पैदा की गई हैं, उसको सच्चाई जानने की ज़रूरत है कि महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। वे भारत या पाकिस्तान किसी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने आदिवासियों के वेश में लड़ाके भेजकर कश्मीर पर हमला किया। हमलावर श्रीनगर पहुंचे और वहां पावर स्टेशन को उड़ा दिया। जब महाराजा को लगा कि अब बचना मुश्किल है, फिर उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने एक शर्त रखी कि जब तक कश्मीर भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करता, तब तक भारतीय सेना मदद के लिए नहीं जा सकती। महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया और अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर गई और पाकिस्तानी हमला लूटपाट में बिजी थे, जिसका भारतीय सेना ने फ़ायदा उठाया और श्रीनगर बच गया। फिर यूनाइटेड नेशन से में सीज़ फायर साइन हुआ और जिस लाइन पर दोनों सेनाएं खड़ी थी वह सीज़ फायर लाइन LOC बन गई, लाइन ऑफ। समझो ये कैसे बन गई, जो आपको समझना चाहिए। इस तरह साल 1947 एक तरफ बंटवारे की भयानक त्रासदी लेकर आया, दूसरी ओर एक यूनाइटेड इंडिया बनने का चमत्कार भी हुआ और भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं वह सरदार पटेल, वीपी मेनन और कई दूसरे लोगों की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ है।
सिक्किम जैसे इलाके बाद में 1975 में भारत में शामिल हुए। इसी तरह दीव दमन गोवा 1964 में वो शामिल हुआ। वो भी देन शायद जवाहरलाल नेहरू के वक्त में ये हो सकी। और लेकिन आपको समझना होगा कि देश की नींव 1947 के उन मुश्किल दिनों में ही रखी गई थी जब भारत के पास कुछ नहीं था, न भारत था, न नक्शा था, न कुछ था। सिर्फ अंग्रेजों ने कहा कि आपको आज़ादी दिलाते हैं, और जो भी उन ब्रिटिशरों दे सकते थे वही आपको लेना था। उसमें ये भी था कि कितने सारे लोग जो अपने आप को इन मुश्किल हालातों में देश की मदद करके इन परिस्थितियों में, इन हालातों में देश को यूनाइट किया, इकट्ठा किया, एक नक्शा बनाया, जो इस नक्शे पर आज आप सत्तानशीन हो और फिर आप गाली दे रहे हो। ये युवाधन जागिए, आप 1947 के बाद जन्मे हैं, ये नेता लोग 1947 के बाद जन्मे हैं, उनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। इनको न तो देश प्रेम है, न तो उनमें देशभक्ति है। आपको गुमराह करके सिर्फ सत्ता पर बैठने की एक ख्वाहिश है, क्योंकि आज़ादी इन कांग्रेसियों ने दिलवाई। जो ये कांग्रेस कितने सालों से आज़ादी के पहले बनी थी, और जो पक्ष उस टाइम जो अपने आप को सेवा के नाम वो अंग्रेज़ों को पिट्ठू बनकर अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, और आज वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आपका देश बचाना है, लोकशाही बचाना है। ये देश जाति धर्म अनेक जाति से बना हुआ है, और इसको इकट्ठा करना, इकट्ठा रखना, ये आपकी पर निर्भर है, युवाधन पर निर्भर है। बाकी अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, उसका मतलब समझिए आपको डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ये लोग सत्ता के लिए। जो लोग आज तक लोकशाही में अपने आप इकट्ठा रख सके वो खत्म हो जाएंगे। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत बेबट, अमेरिका से।